आज की वीडियो इंटर पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इससे आपको अपनी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी का पता लगेगा और मज़ीद क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या रह गया है, इस बारे में भी गाइडेंस मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंटर पार्ट 1 के 2023 के मैथमेटिक्स के पास्ट पेपर के बारे में, जिसमें हम बेसिकली गुजरांवाला बोर्ड के ग्रुप 1 के मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के सॉल्यूशंस बताऊंगी मैं आपको। सो अपनी तैयारी देखने के लिए ज़रूर देखिए फुल वीडियो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें बेसिकली 8 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होते हैं और इस तरह से टोटल 16 मार्क्स इस सेक्शन से गेन किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमने बताना है कि ये जो सेट है हमारे पास, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन सेट लिख लेंगे। अब -1 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट से भी राइट से भी। इसके अलावा -1 को -1 के साथ भी करेंगे और 1 को 1 के साथ भी करेंगे। उनके आंसर्स भी अगर उसी सेट में से आएंगे तो हम कहेंगे कि जी ये सेट जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देखिए ये जो आंसर्स हमारे पास आए हैं ये सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ब्रैकेट्स लगी हैं तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से भी लिखा जाता है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, ये एक जनरल नोटेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर हमने इसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो a कॉमा b लिख देते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो बात आपने याद रखना है वो है कि आयोटा का स्क्वायर लें। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल आता है -1 के। सोल्यूशन लिख लें, ये गिवन क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, इक्वल का निशान लगा लें। अब हम कंपोनेंट फॉर्म से निकाल के इसको इस तरह से लिख देंगे, ये हमारे पास a है, ये b है, तो आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये जो माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आ जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा हमारे पास, इसे हम लिख लेंगे ए की जगह पर। ठीक है, ये साइन भी साथ लेना है, ये साइन हमने साथ लेना होता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे इसको हमने लिखा कि हमारे पास ये ऐसे होगा -b आयोटा। ठीक है, तो ये साइन साथ लिखा था, साइन साथ रखना नहीं भूलना है। सो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इस तरह की फॉर्म में आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आपका आंसर भी उसी तरह से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म लिखना है इस सेट की। इसको रीड करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 12। मतलब हमने ऐसे प्राइम नंबर्स लेना है जो लेस देन इक्वल्स टू हो 12। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिंपली हमने स्टेटमेंट लिखना होती है और टेबुलर फॉर्म में हमने कॉमर्स लगा देने होते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 12, और टेबुलर फॉर्म में वो सारे प्राइम नंबर्स जो 12 से कम हैं हम उनको लिख देंगे, सेंटर में हम साथ साथ कॉमर्स लगाते जाएंगे। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है फॉर दीज टू सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। सो सबसे पहले सोल्यूशन में हम दोबारा से सेट्स लिख लेंगे, यूनियंस कैलकुलेट कर लेंगे, ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। यूनियन में बेसिकली सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता आंसर में। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। सो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखना होता है, लेकिन रिपीट इसमें भी नहीं करना होता आंसर में। सो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स के लिए वेरीफाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 है हमारे पास, जिसमें हमने गिवन कंडीशनल का इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव लिखना है। इन्वर्स में सिंपली या तो हम नेगेशन का साइन पुट करते हैं या रिमूव करते हैं। अगर पहले से मौजूद है तो वो हटा दें, अगर नहीं है तो वो लगा दें। ये हो गया इन्वर्स। कंट्रापोजिटिव में बेसिकली इन्वर्स और कन्वर्स दोनों करना होते हैं। कन्वर्स में हम सिंपली साइड्स को स्वाइप कर देते हैं। ठीक हो गया। सो इसके लिए बेसिकली आप पहले करेंगे इनके साइंस चेंज, मतलब इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशनल का और फिर साइड्स चेंज कर देंगे। सो इन्वर्स तो हमने लिखा हुआ है, इन्वर्स की साइड्स चेंज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा
contrapositive of the given conditional. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 में x और y की वैल्यू फाइंड करना है जबकि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इसी तरह से ये बाकी के एलिमेंट्स एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो हम इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लें, फिर इन एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। x + 3 इक्वल्स टू वाई एंड सिमिलरली 3y - 4 इक्वल्स टू 2x। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को हम सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होंगी। पार्ट 7 है हमारे पास। अगर a और b दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब उनका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, मतलब उनके इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते होंगे, तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, मतलब शो करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उस मैट्रिक्स को हम उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। दोनों मैट्रिसेस के लिए यही डेफिनेशन हम लिख लेंगे और उनके प्रोडक्ट के लिए भी लिख लेंगे। प्रोडक्ट वाली इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेंगे, लेफ़्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली ए इन्वर्स से दोनों साइड्स को। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों को पेयर बना लेंगे। अब इसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ये वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही मैट्रिक्स दोबारा आता है। जैसे आइडेंटिटी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा। अगेन लेफ़्ट साइड्स पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी इन्वर्स से, आंसर आइडेंटिटी आया, यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा और जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने शो करना है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है हमारे पास। इसमें हमने एक्सपेंशन किए बगैर शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल होगा हमारे पास 0 के, मतलब इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करने वाले हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज़ या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएं, मतलब सेम आ जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। ठीक है, सो हम इसके दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। अब हम बेसिकली कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो आंसर हम कॉलम 1 की जगह पे लिखेंगे, जिसकी जगह पे चेंजिंग्स करना होती हैं, जिसकी जगह पे आंसर करना होते हैं वो हम पहले लिखते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को आंसर्स यहाँ पे लिख देंगे। इस कॉलम में से हम कॉमन ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, जिसके रिजल्ट में डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 एंड 3 आइडेंटिकल मतलब सेम आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी इम्प्लाई कर रही है इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करें, 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी क्योंकि 0 राइट हैंड साइड है ना। सो अल्टीमेटली हम लिख देंगे हैंड डिटर्मिनेंट और उसमें सारी वैल्यूज़ जो गिवन थी इक्वल्स टू 0 है और ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 है, जिसमें हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है, मतलब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करना है और एक सोल्यूशन सेट लिखना है। x की पावर में 2 है, इसका मतलब है हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी x की। इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है, सिंपली फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कॉमन्स ले लेंगे और हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, या तो ये इक्वल्स टू 0 है या फिर ये वाली ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 है। कोरिस्पॉन्डिंगली हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी और हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 10 में हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। हमारे पास फोर्स पावर है, दो पावर्स कम करने की ज़रूरत है, तो हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स को। सिंप्लीफिकेशन से कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट यहाँ पे लिख देंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट बन जाएगी, 3 कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट बन जाएगी। अब जिसकी डिग्रीज या जिसमें पावर्स कम हैं हम उस ब्रैकेट को इक्वल रख लेंगे y के। स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वल्स टू y² - 2 इन इक्वेशन नंबर ए। x प्लस 1/x की जगह पे y² सब्सटीट्यूट कर दें, सिंप्लीफिकेशन करें और हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन आ जाएगी।
बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11 में भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म की ज़रूरत पड़ गई है। इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर रूट्स फाइंड करेंगे और फिर हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे जिसमें हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे। सो गिवन इक्वेशन दोबारा से लिख लें, स्मॉलेस्ट पावर 1/4 है। इस वजह से हम गिवन इक्वेशन को कोशिश करेंगे कि इसी पावर में लिखने की ट्राई करें। ठीक हो गया। हम y को लेट कर लेंगे x टू द पावर 1/4, सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उससे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। हाँ, फैक्टराइजेशन करेंगे, y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये हमने रूट्स फाइंड किए हैं, ठीक है, उतना हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। y सब्स्टिट्यूट किया है हमने x टू द पावर 1/4 के इक्वल। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी। अगेन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। ठीक है, ये सेकंड रूट के लिए हमने किया, ये फर्स्ट रूट के लिए। सो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं, 16 एंड 81। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 2 पार्ट 12 में रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिफाइन करना है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल की जगह पे उसका रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट कर दें और उस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आए, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो चलें अब हम आंसर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें बेसिकली 8 क्वेश्चंस के आंसर करना है और 16 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से मिलेंगे जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से भी आपको 16 मार्क्स ही मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है। सो सॉल्यूशन लिख लें, फ्रैक्शन लिख लें, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। अब डिवीजन की ज़रूरत पड़ गई है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। ये हमारे पास ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है। एक्स स्क्वायर को गौर से देखें और इसको देखें, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो आप 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे डिवाइज़र के साथ तो अल्टीमेटली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया, साइन चेंज कर लें, आंसर आ जाएगा 2। इसको बेसिकली इस फ्रैक्शन को लिख लेंगे 1 + 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने बेसिकली रिजॉल्व करना है। सो 2/x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया इस तरफ तो हमने, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, और फिर दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखना है। इस सीक्वेंस की 4 टर्म्स हमें गिवन है, 5वीं और 6ठी हमने लिखना है। सेकेंड टर्म को पहले स्टडी कर लेते हैं। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड टर्म आ जाती है। 2 स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, थर्ड टर्म। इसके बाद 2 क्यूब को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फोर्थ टर्म आ जाती है। अब फर्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। अब देखिए हर स्टेप पे पावर 1 2 3 एक एक करके बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि पिछली टर्म में 1 से छोटी पावर होगी, 1 से छोटा 0 होता है। तो 2 की पावर में अगर 0 लें तो ये 1 आ जाता है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट टर्म है। अब बारी आ जाती है फिफ्थ टर्म की। देखिए हर स्टेप पे 2 की पावर 1 इंक्रीज़ हो रही है, 3 की बजाय 4 आ गया। ये ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, 5 के बाद 7 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5वीं टर्म्स आ जाएगी। छठी टर्म पे भी यहाँ पे 4 की जगह पे 5 और नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा विच इज़ 9, और हमारे पास छठी टर्म भी आ जाएगी इस सीक्वेंस की। सो जो रिक्वायर्ड टर्म्स हमें चाहिए थी वो हैं 112 एंड 288। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है हमारे पास, जिसमें हमने 1 और 8 के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। मतलब हमने 1 और 8 के दरमियान इस तरह से 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है, और ये हमारे पास ऑब्वियसली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, तभी तो हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ से आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, फोर्थ टर्म है हमारे पास 8। अब हम nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू an इक्वल्स टू a1 r(n-1). ठीक है, n हमारे पास 4 है। इसके बाद a1 एज इट इज़ अगर आप रहने दें तो कोई बात नहीं, फिर आगे r⁻n-1 विच इज़ इक्वल्स टू क्यूब। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम फाइनली फाइंड कर लेंगे r की वैल्यू। r फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन्स के फॉर्मूलाज में अपेयर होता है। g1 जो कि हमारी सेकेंड टर्म होगी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, उसका फॉर्मूला है a1r। इसी तरह से g2 वो थर्ड टर्म होगी, उसका फॉर्मूला है a1r²।
कैलकुलेट कर लेंगे और जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स होंगी वो आ जाएंगी, विच इज़ 2 and 4। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 में nth टर्म फाइंड करना है इस सीक्वेंस की। ये बेसिकली हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसलिए है कि जब इन टर्म्स के हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मुलेट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की हर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे दो, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस होंगे वो सेम होंगे। तो देखें, जब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम यही फिनोमेना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली nth टर्म फाइंड करने के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैलकुलेट करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म a1 हमारे पास इसकी आ रही है जी 2। बेसिकली अभी हम इसी को स्टडी करेंगे। ठीक है। d हमारे पास 3 आ रहा है। nth टर्म जो है हमारे पास जनरल nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, nth टर्म आ जाएगी। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड nth टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 में हमने इस समेशन को प्रूव करना है, जिसके लिए हम आइडेंटिटी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये जस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ये ज़रा सिंप्लीफाइड और एक्सपेंडेड फॉर्म है। दोनों तरफ हम इस तरह से समेशन ले लेंगे फ्रॉम के 1 टू इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे समेशन है इसका आंसर n टू द पावर m है। कंपेयर करें तो ये देखें m हमारे पास 3 के इक्वल आता है, तो फिर इस समेशन का आंसर हमारे पास आ जाएगा n क्यूब। ये समेशन सेक्शन 6.14 में सॉल्व है बहुत डिटेल में। इसके बाद राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो हम इन तीनों टर्म्स पर बारी बारी समेशन अप्लाई कर देंगे। पहली दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी और जो थर्ड टर्म है उसका आंसर n आएगा। ये टर्म हमें चाहिए, इसे एक साइड पे रख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे हम रख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से हम सिंपली n कॉमन लेंगे, उसके बाद a² माइनस b² का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये टर्म लिखी जाएगी। 6.14 में इसका भी प्रूफ मौजूद है। समेशन के इक्वल्स टू 1 टू n इसके इक्वल होती है। सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। 3 की हमें ज़रूरत नहीं है, 3 हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में और अल्टीमेटली जो हमने प्रूफ करनी है इक्वेशन वो यहाँ पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 में दो अरिथमेटिक मीन्स गिवन है बिटवीन a एंड b और हमने वैल्यू फाइंड करना है a और b की। ठीक है, a और b के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन्स गिवन है। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं ऑब्वियसली। अब दो अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब है कि दो बार ही हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहली बार हम इस्तेमाल कर लेंगे इन तीनों टर्म्स के लिए। a और 8 के दरमियान अरिथमेटिक मीन है 5। ठीक है, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे, जैसे दो टर्म्स a प्लस 8 ओवर 2 और इसका अरिथमेटिक मीन है 5। सिंप्लीफाई करेंगे a का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 5 और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन है हमारे पास 8। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी और ये दोनों रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 में n टू द पावर -1 की वैल्यू फाइंड करना है। परमुटेशंस की रेशोज़ की इक्वेशन गिवन है हमारे पास। सॉल्यूशन लिख लेंगे, रेशोज़ को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंपली फार्मूला ओपन करेंगे, कैंसलेशंस हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 9। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो n टू द पावर -1 की वैल्यू आ जाएगी 1/9 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ पाकपतन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें परमुटेशन के फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें जो सारे की सारी थिंग्स हैं, ठीक है, जिनकी हमने परमुटेशन कैलकुलेट करना है वो डिफरेंट नहीं है। पाकपतन में टोटल 9 लेटर्स हैं एंड हमारे पास 9 की इक्वल आ जाएगा, p2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये सेम हो गए। इसके बाद a जो है 3 टाइम्स है, ये भी सेम हो गए। t2 टाइम्स है, ये भी सेम है। तो इस तरह के केस में जब परमुटेशन कैलकुलेट करना होती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास n1 n2 n3 n4 और n5। ठीक है, ये फॉर्मूला n5 तक जाएगा, n4 n5 और यहाँ पे भी n4 n5 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। सो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे, डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द परमुटेशंस
आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब दो डाइस को थ्रो किया जाएगा तो फर्स्ट थ्रो में सम 7 के इक्वल आएगा और सेकंड थ्रो में सम 11 के इक्वल आएगा। सॉल्यूशन लिख लेंगे और तमाम पॉसिबल आउटकम्स को लिख लेंगे जो कि हमें बताएंगे हमारे सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल्स होंगे। सो हमारे पास जी 36 नंबर ऑफ सैम्पल्स आएंगे। इसके बाद हम लेट कर लेंगे कि ए एक ऐसा इवेंट है जो कि 7 मतलब सम ऑफ डॉट्स को शो करेगा जो कि फर्स्ट रो में अपेयर हो सकता है। सो उस सूरत में जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे जिनमें इवेंट ए अपेयर हो सकता है वो इक्वल होगा 6 के। बिल्कुल इसी तरह से हम लेट कर लेंगे कि बी एक ऐसा इवेंट है जो कि सम ऑफ डॉट्स 11 को शो करेगा जो कि सेकेंड रो में अपेयर हो सकते हैं। तो उस सूरत में नंबर ऑफ वेज जिसमें ये इवेंट बी अपेयर हो सकता है वो हमारे पास सिर्फ 2 है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। हमने दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के जितने वेज में वो इवेंट अपेयर हो सकता है 6 और जितनी हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस है दैट वाज 36। इसी तरह से जितने वेज में हमारे पास इवेंट बी अपेयर हो सकता है डिवाइडेड बाय द सैम्पल स्पेस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 1/108। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 है। इसमें शो करना है कि इनइक्वालिटी होल्ड करती है n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3 के लिए। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, इनइक्वालिटी को एक नाम दे लें, ठीक है। इसके बाद n की जगह पे एक बार 2 सब्स्टिट्यूट कर दें और एक बार n इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट कर दें। जब हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनइक्वालिटी का आंसर आएगा 16 ग्रेटर देन 13, तो ये ट्रू है। इसी तरह से n3 के लिए भी कैलकुलेट कर लें। इसका आंसर है जी 16 ग्रेटर देन 31, ये भी ट्रू है। सो इसका मतलब हुआ कि ऑन दी होल ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये होल्ड करती है n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 है जिसमें बायनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करना है। इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए इसमें आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है a को, x को और n को। फिर आपने इस राइट हैंड साइड में इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है और रिक्वायर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन इसकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 12 है जिसमें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बायनोमियली एक्सपेंड करना है, इसकी एक्सपेंशन देना है। पावर इस बार जो है n वो नेगेटिव इंटीजर है। जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो बायनोमियल एक्सपेंशन इस फॉर्मूला की हेल्प से दी जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें 8 है, तो इसके लिए हमें बेसिकली 8 को यहाँ से हटाना है। देखिए इस टर्म में 8 मौजूद नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, इसे हम सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। सो -1 हो गया। अब हम इन दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन ले लेंगे। सो 8 कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया 1 - 2x, मल्टीप्लिकेशन वाला 8 यहाँ पे आ गया, जो डिवीजन में था वो यहाँ पे रह जाएगा और ये -1। अभी इसकी भी पावर अलहदा से -1 है और इस ब्रैकेट की भी पावर अलहदा से -1 है और इस तरह से आप इस स्टेप तक पहुँचेंगे। ठीक हो गया, आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी सारा सिंपल सा प्रोसीजर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, n आपके पास -1 के इक्वल है, x की जगह पे आपने इस बार लिखना है -2x/8 जो इक्वल है हमारे पास सिंपली 1/4 के। ठीक हो गया, उसके लिए आपने एक्सपेंशन करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलें सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन 4 को, जिसमें शॉर्ट आंसर्स करना होते हैं 9 क्वेश्चंस के और टोटल 18 मार्क्स आप इस सेक्शन से गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है, इसमें लेंथ फाइंड करना है। लेंथ का फॉर्मूला है L = r थीटा। सेक्शन 9.3 पेज नंबर 288 पर सॉल्व है, प्रूव्ड है ये फॉर्मूला। L की हमें ज़रूरत है, R यहाँ से आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। थीटा डिग्रीज़ में मौजूद है लेकिन हमें रेडियन में चाहिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें और
आंसर रेडियन में आ जाएगा। सिंपली फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें, जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स या इस तरह के यूनिट्स में होती है। और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है, जिसमें इस इक्वालिटी को वेरीफाई करना है। जब भी किसी भी किस्म की इक्वालिटी को वेरीफाई करना होता है तो एक साइड से स्टार्ट होते हैं। आंसर अगर दूसरी साइड की तरह का आ जाता है तो हम कहते हैं कि गिवन इक्वालिटी बिल्कुल दुरुस्त है। सोल्यूशन लिख लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स लिख लेंगे। इसके बाद हम सिंपली इनकी जगह पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे साइन ऑफ पाई बाय 6 इक्वल होता है 1/2 के, साइन ऑफ पाई बाय 4 1/√2 के। आप टेबल याद ज़रूर कीजिएगा, उसमें सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। उसके बाद स्क्वायर्स एवेलुएट कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। आंसर आया है, देखें बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरह का है। सो इसका मतलब है कि ये जो इक्वालिटी है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बताने के लिए आप सिंपली लास्ट पे लिख दें हैंड्स और ये सारी की सारी इक्वालिटी दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 है, जिसमें अगेन इक्वालिटी को ही वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स लिख लेंगे, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे। प्लस है माइनस लगा दें और उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। डिनोमिनेटर में यहाँ पर a प्लस बी है, a माइनस बी है, विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a है और ये b है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। एक साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में एक बच जाएगा साइन थीटा, बिकॉज स्क्वायर है तो 2 यहाँ पे साइन थीटास हैं। 1 ओवर साइन थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख लेंगे। इनका दोबारा से जब हम एलसीएम लेते हैं तो यही टर्म बनती है। दिस इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों और बच जाएगा कोसिकेंट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड की टर्म थी। सो इट मीन्स दैट कि हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन 4 पार्ट 4 है, जिसमें टेबल को इस्तेमाल करते हुए tan ऑफ -135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। टेबल में डायरेक्टली वैल्यूज़ तो गिवन नहीं होती हैं -135 डिग्री के लिए। हम अगर हम 135 डिग्री को ब्रेक डाउन कर लें तो हमारे पास पॉसिबल है कि टेबल में वैल्यूज़ उसके लिए मौजूद हों। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। अगेन हमें पता है कि tan ऑफ -x इक्वल होता है -10x के। सो इसी तरह से हम यहाँ से माइनस को सिंपली बाहर निकाल के लिख देंगे। 135 डिग्री इक्वल होता है 180 डिग्री -45 डिग्री। अगेन फार्मूला अवेलेबल है, tan ऑफ 180 डिग्री -x इक्वल होता है -10x के। यहाँ पे हमारे पास x 45 डिग्री के इक्वल है। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -10x। सो -10x, ये माइनस ये वाला है जो पहले से आ रहा है, ये अभी दूसरे फार्मूला का है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 है, जिसमें हमने प्रूफ करना है cos अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इसके इक्वल होता है। जब भी प्रूफ करने की बात आती है, वेरिफिकेशन की बात आती है किसी भी इक्वेशन की, तो आपको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं या राइट हैंड साइड से, और आंसर हमारा अल्टीमेटली दूसरी साइड के इक्वल अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने जो सोल्यूशन है वो ठीक तरीके से किया है। सो इस बार भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, जिसमें हमारी वैल्यू है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा हमारे पास सिंपली यहाँ पे अल्फ़ा ही है, ठीक है, और बीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। बीटा की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अल्फ़ा एज इट इज़ ही रहेगा। सिंप्लीफिकेशंस करें, 1/√2 कॉमन ले लें। देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 में हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब tan है तो tan अभी हमें पता है कि अगर साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा जाए तो ये होता है साइन x ओवर कॉस x। सो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में हमें साइन x चाहिए और डिनोमिनेटर में हमें कॉस x चाहिए। न्यूमरेटर में तो हम इस्तेमाल कर लेंगे जी डबल एंगल आइडेंटिटी, जिसके हेल्प से हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा को इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से साइन अल्फ़ा को लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा
बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू। अब न्यूमरेटर में सिंपली ब्रैकेट को रिमूव करना है, माइनस को अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म सिंप्लीफाई होकर इस तरह से आ जाएगी। अगेन दिस गोना बी कैंसिल आउट, एक साइन अल्फ़ा जो है न्यूमरेटर में से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से भी, और हमारे पास बच जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू कॉज अल्फ़ा बाई टू, विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू, which is equals to right hand side, hence prove that this term is equals to this term। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 में cot 8x का पीरियड फाइंड करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें। गिवन फंक्शन है cot x, ठीक है, दोबारा से उसको लिख लें। अब पीरियड की डेफिनेशन को अगर हम स्टडी करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक फंक्शन की वैल्यू उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो भी आती है, ठीक है, वो इक्वल होती है उस फंक्शन की वैल्यू के, इवन अगर पीरियड उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐड भी कर दिया जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, सेम वैल्यू देते हैं। अगर वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ली जाए या फिर यहाँ पे पीरियड को ऐड करने के बाद, तो भी दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब पीरियड ऑफ कॉट एक्स इक्वल है हमारे पास पाएंगे पेज नंबर 339 पे और 340 पे। पीरियड्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन है, आपने उसको याद कर लेना है, ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ हम फंक्शन लिख लेंगे जो हमें गिवन है cot ऑफ 8x, इस तरफ हमने क्या करना है, सिंपली उसमें पीरियड ऐड कर देना है, ठीक है। सो हमने पाई ऐड कर दिया जो कि cot x का पीरियड है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि सिंपली ऐसे x बनाना है, सिर्फ x बनाना है। सो हमारे पास टर्म है 8x प्लस पाई, हमने 8 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 8 नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट होके 1 आ जाता है। सो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा पाई बाई 8, ठीक हो गया। सो यही काम यहाँ पे किया गया है। हम कह देंगे कि cot x का पीरियड क्या है, cot 8x का पीरियड फिर हमारे पास क्या होगा, पाई बाई 8। क्वेश्चन 4 पार्ट 8 है जिसमें हाइट ऑफ द फ्लैग फाइंड करना है, ठीक है, जबकि एंगल बिटवीन द सन एंड ग्राउंड इज़ 30 डिग्री। इसके अलावा जो फ्लैग का शेडो है वो 40 मीटर्स का है। सो इसका मतलब है कि फ्लैग ऑब्वियसली यहाँ पर स्टैंड करेगा। अब जो फाइंड करने वाली चीज़ है वो अलोंग परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, और ये हमारे पास बेस हो गई। सो अब हमने वो फार्मूला इस्तेमाल करना है कि जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, तो हम याद करते होते हैं एक सिंपल सा लाइन याद करते हैं जिसमें है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन के लिए यहाँ पे एस है, ये सी कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टी टेन को, ये पी परपेंडिकुलर के लिए, और एच हाइपोटेन्यूज, और बी बेस के लिए है। सो हमने फॉर्मूला चूज़ करना है जिसमें पी और बी हो, तो ये हमारे पास ये वाला है जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो 10 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास जो है हाइट ऑफ द फ्लैग आ जाएगी विच इज़ 23.09 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9 है जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है, जबकि ए बी और सी की लेंथ्स गिवन है। स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए एक बात हमेशा याद रखें कि स्मॉलेस्ट साइड के सामने हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल होता है। तो ये देखिए, ये लेंथ हमारे पास सबसे छोटी है, बी के सामने एंगल बीटा है, सो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड एंगल जो हमने फाइंड करना है वो बीटा है, क्योंकि बीटा ही स्मॉलेस्ट एंगल होगा। इसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉज ऑफ बीटा, मतलब बीटा की रिस्पेक्ट से होगा। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे उसके बाद सिर्फ इन्वर्स लेने की ज़रूरत है, कॉज इन्वर्स, ठीक है, या फिर यूँ भी कहते होते हैं कि कॉज इस तरफ से इधर ले आए। बेसिकली हम कॉज इन्वर्स दोनों तरफ लेते हैं, तो इस तरफ से वो कॉज इन्वर्स कॉज को फिनिश कर देता है, और इस तरफ कॉज इन्वर्स आ जाता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा 3 डिग्री 39 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 10 है जिसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। ए बी और एक एंगल गिवन है, दो साइड्स और एक एंगल गिवन है 373 पे। केस नंबर 1 है जिसमें फॉर्मूलाज गिवन है, जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, सिंपली फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेशंस परफॉर्म करें, और रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 11 है जिसमें हमने इस इक्वालिटी को प्रूव करना है, मतलब हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक हो गया। पेपर में यहाँ पर 2 नहीं लिखा था, इसके बगैर ये आंसर हरगिज़ भी पॉसिबल नहीं है, तो पेपर में टाइपो था, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ज़रूर आता है। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें और गिवन इक्वेशन को दोबारा लिख लें।
अब इस कॉज इन्वर्स एक्स को लेट कर लेंगे y के इक्वल। इस सूरत में हम कॉज इन्वर्स एक्स को जब इधर लेके आएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू कॉज y। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन वाई। देखिए साइन स्क्वायर वाई इक्वल होता है 1 - कॉस स्क्वायर वाई के, तो अगर हमने सिर्फ साइन वाई लेना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ऐसी बात है। तो इधर से हमारे पास साइन वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, 1 एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर वाई ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अगेन ये वाली इस साइड लिख लें दोबारा से, दिस इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली इसकी जगह पे y लिखेंगे साइन ऑफ 2y। साइन ऑफ 2y का फॉर्मूला लिख लें, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। साइन y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कॉज y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करें तो देखें ये बिल्कुल राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड हैंस लिख के आप सारी इक्वेशन दोबारा से लिख देंगे और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन 4 पार्ट 12 है, जिसमें हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, मतलब हमने x की वैल्यूज फाइंड करना है। सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। अब अगर आप फॉर्मूला देखें तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला में, जिसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है, होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, कैंसिल आउट होकर 1 आता है तो 1 मल्टीप्लाई होकर यही टर्म दोबारा बन जाएगी। सो फ़र्क तो कोई ना पड़ा, लेकिन हमें हेल्प हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन वाला हम यहाँ पे रख लेंगे, डिवीजन वाला हम बाहर लिख लेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख लेंगे, साइन 2x हो जाएगा। 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन 2x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है। ऐसा करने का मकसद ये था कि हमें साइन के बिहेवियर्स का पता है, इस तरह के प्रोडक्ट के बिहेवियर का पता नहीं था। अब हम ये करेंगे कि पहले साइन 2x के लिए जो है हम सारा का सारा सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, मतलब 2x के लिए हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, बाद में हम 2x के सोल्यूशन को सिंपली डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ताकि हम सोल्यूशन फाइंड कर सकें x के लिए, ठीक है। हमेशा जब भी इस तरह से आ जाए x या फिर जो भी एंगल होता है वो किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम सोल्यूशन सेट पहले इस पूरी की पूरी टर्म के लिए फाइंड करते हैं, बाद में उसको डिवाइड कर देते हैं उस इंटीजर से, ठीक है। सो पहले हम कैलकुलेशंस कर लेंगे 2x के लिए। अब देखिए साइन जो होता है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और रेफरेंस एंगल होता है तब पाई/6, हम साइन x की बात करें, लेकिन यहाँ पे साइन 2x है, मतलब x की जगह पे 2 है तो हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्टीमेटली हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आ जाएगा, पाई/3। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई/3 ही होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई में से पाई/3 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई में, ठीक हो गया। अब चूंकि 2 पाई जो है वो साइन 2x का भी पीरियड है, तो हम जनरल वैल्यूज़ ऑफ 2x लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बात की थी पहले कि 2x के लिए ही हमने सॉल्यूशन सेट्स को पहले लिखना है, बाद में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो सिंपली इन एंगल्स में 2 एंड पाई हम ऐड कर देंगे फॉर ऑल 2 पाई, और n हमारे पास जो है वो इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, इसमें भी ऐड कर देंगे। अब जनरल वैल्यूज़ ऑफ x लिखेंगे, देखें 2x की जगह पे x आ गया है, मतलब इसको 2 के साथ डिवाइड करने का टाइम आ गया है, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन 4 पार्ट 13 है, जिसमें सोल्यूशन फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन का इंटरवल भी डिफाइंड है। अब सिंपल सी बात ये है कि हमने वही फिनोमेना इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी इस्तेमाल किया है हमने प्रीवियस एग्जांपल में, लेकिन इस बार हमें इंटीजर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 या कोई और इंटीजर मौजूद नहीं है। सो अब हम सबसे पहले यही स्टडी करते होते हैं जी कि साइन किन किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव है विद रेफरेंस एंगल पाई/6 है। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एंगल लिख लेंगे, सेकंड में भी x की वैल्यू लिख लेंगे, इसके बाद हम पीरियड को ऐड कर देंगे और सिंपली हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलें अब हम सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन 2 को, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करना होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विच इज़ 5, पार्ट ए सॉल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस, सॉल्यूशन लिख लेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख लेंगे, फिर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होता है, x1 के कोफिशिएंट्स, x2 के कोफिशिएंट्स और x3 के कोफिशिएंट्स, इस कॉलम इस तरह से, ठीक है। अब ये x1 के कोफिशिएंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे -3, इसी तरह से x2 और x3 के भी लिख लेंगे।
यहाँ पे हमने वो वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स लिखना होता है जिनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है। सो बेसिकली x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करना है ना। सो हम उनका भी कॉलम मैट्रिक्स लिख लेंगे, इक्वल का निशान आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे वो सारी वैल्यूज़ हम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स लिख लेंगे जिनके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये हमारे पास a है, दिस इज़ x एंड दिस इज़ b। हमने x फाइंड करना है, a इस तरफ चला जाएगा, a इन्वर्स बन जाएगा। सो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। a इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे पहले, उसके लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a इन्वॉल्व है। इसके लिए सिंपली डिटर्मिनेंट तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपने कोफैक्टर्स फाइंड करना है जिनमें माइनर्स आ जाते हैं। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कोफैक्टर। फिर इसमें आपने सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें m 1 है तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में से आपने सिंपली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देना है, बाकी आपने वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो वो माइनर आ जाएगा। माइनर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे आपने जो है 9 कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेने हैं और उनको उनका ट्रांसपोज लेना है इस तरह से मैट्रिक्स लिखने के बाद, ठीक है। सो आपके पास रिक्वायर्ड एडजॉइंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें तो a इन्वर्स आ गया। सही हो गया। अब a इन्वर्स आ गया है तो इसे सब्स्टिट्यूट कर लें इक्वेशन 1 में इस जगह पे और साथ मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स b, ठीक है। ये हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू है, ये भी इंक्लूडेड है। मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी, कॉलम मैट्रिक्स आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और देखें ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं ये बेसिकली हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हैं कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, इस तरह से। सो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 5 पार्ट बी सॉल्व कर लेंगे जिसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यूज़ फाइंड करना है। सोल्यूशन लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 1 आ जाएगी। सिंपली इस टर्म को y के इक्वल रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इस तरह की टर्म बना लेंगे इस तरफ और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। इसकी जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करें, इसके जगह पे y पुट करें। सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, रैशनलाइज करें और रूट्स फाइंड कर लें जो है हमारे पास y इक्वल्स टू -4 और y इक्वल्स टू 1। अब y इक्वल्स टू -4 एक बार हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और एक बार y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 2 में उसको सॉल्व करना है। x के लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमें सॉल्यूशन सेट लिखने में हेल्प करेंगी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन 6 पार्ट ए है हमारे पास जिसमें हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख लेंगे, फ्रैक्शन दोबारा लिख लेंगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। इसके बाद हमने उसको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखना है। यहाँ पे हम सिर्फ चूँकि एक वेरिएबल है इस टर्म में तो a लिखेंगे प्लस सेकेंड टर्म के लिए हम लिखेंगे इस टर्म के लिए bx और इसके लिए c साथ में हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। सिंपली अब दोनों साइड्स को इस इक्वेशन की को हम इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा और सेकंड में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x + 1 बच जाएगा। सिंपली अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आपने इकट्ठी लिख लेनी है, एक्स वाली इकट्ठी लिख लेनी है और एक्स के बगैर जो एक्स के मतलब कांस्टेंट हो जिसमें कोई भी एक्स इन्वॉल्व नहीं हो वो आपने इकट्ठी लिख लेनी है। इसके बाद आपने सिंपली इस तरह से लिखना चाहें सिंप्लीफाई करके तो भी बेहतर है, कंपैरिजन में आसानी हो जाती है। कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के, एक्स के और एक्स नॉट के, एक्स की पावर में 0। इसका मतलब है कि ऐसी तमाम टर्म्स जिसमें कांस्टेंट्स होंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर 0 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। सो इसके बाद आपने जब कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के तो आपके पास आ जाएगा a + b इस तरफ से और इस तरफ से 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। एक्स के आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगी और इस तरफ कुछ भी नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब है 0। अब कांस्टेंट्स को आप कंपेयर करेंगे, इनके साथ x 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखें ये वाला कांस्टेंट है इस तरफ, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। सो ये आपके पास 3 इक्वेशंस बेसिकली बन गई हैं। इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे a b और c के लिए, उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस
पार्शियल फ्रैक्शन में आप लिख देंगे, ठीक है। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही थी, ठीक है। आपने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, बस यहाँ पे आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की। जैसा शॉर्ट क्वेश्चंस में गिवन था कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट्स, तो आपने सिर्फ इतना ही हल करना था। लेकिन अब चूंकि इन्होंने कहा है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B and C and it will give you the required answer. क्वेश्चन 6 पार्ट बी है, जिसके स्टेटमेंट है एक डाइस को थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डॉट्स जो टॉप पर अपेयर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे या फिर ऑड नंबर होंगे, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, सैम्पल स्पेस लिख लें, मतलब वो सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो रिजल्ट कर सकते हैं वो लिख लेंगे। सो डाइस की टॉप पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो सैम्पल स्पेस में ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका क्या नंबर है, 6 है, ठीक है। ये 6 ही है ना। इसी तरह से हम एक इवेंट ए ले लेंगे जो कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को डिनोट कर रहा होगा, और प्राइम नंबर्स इधर इसमें से सिर्फ हमारे पास 2 3 5 हैं। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस इवेंट की होंगी वो 3 होंगी। इसी तरह से बी ऑड नंबर्स का ले लेंगे, इसकी भी पॉसिबल आउटकम्स का नंबर हमारे पास 3 होगा। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेंगे इवेंट ए और बी की और इनके इंटरसेक्शन की भी, क्योंकि हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है पी ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज जो हमारे पास सेट्स हैं ए एंड बी वो ओवरलैपिंग हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल ये करना होता है, जो टोटल स्पेस हमारे पास अवेलेबल होती है उसका नंबर, और जो हमारे पास इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम के लिए उसका नंबर लिखना है, उनको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, विच इज़ 2/3। क्वेश्चन 7 पार्ट ए है, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है। सोल्यूशन लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे जी स्टेटमेंट जो गिवन है, द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ऑल्सो फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास, विच इज़ लाइक ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, जिसमें अगर इसको ओपन करें तो आ जाता है ए की पावर में 1/2 और b की पावर में भी 1/2। इसको अगर हम सेपरेट करके लिख लें तो आ जाता है a और b, और अलग-अलग करके लिखें और ये इस तरह से ठीक हो गया। सिंपली हमने ये लिख दिया है। अगर ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये फार्मूला से है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गई है, ये सिर्फ यहाँ पे बच गई है। इसे ये जो हमारे पास टर्म है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ए वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठा कर लेनी है और बी वाली इकट्ठा, जहाँ ए की पावर में एन है, सही है। सो हमने ये जो टर्म है सिंपली इसे उठाकर इधर ले आना है। ये रही, प्लस में थी माइनस में हो जाएगी, इसे उठाएंगे और इस तरफ ले जाएंगे, ये इधर माइनस में आ जाएगी। इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। अब हमने कॉमन लेना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, इसको डिटेल में आपके सामने सॉल्व कर देती हूँ। आपको पता है कि हम हमेशा कॉमन वो टर्म लेते हैं जो स्मॉलर होती है, ठीक है। ये अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर और इधर आ जाए हमारे पास 2 में से 1/2 माइनस करना है, स्क्वायर में से भी कुछ और माइनस करना है, तो ऑब्वियसली ये टर्म हमारे पास स्मॉलर होगी, ठीक है। तो हम स्मॉलर पावर वाली टर्म कॉमन लेंगे, मतलब हम कॉमन लेना चाह रहे हैं इस टर्म को इन दोनों टर्म्स में से, ठीक हो गया। सो हम पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ये किसके इक्वल होता है। हमें पता है जब बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दोबारा आ जाएगा, ए एन ओवर ए की पावर में 1/2, ये माइनस में था प्लस में आ जाएगा नीचे, सो ये 1/2 हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो टर्म है हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है। इसके इस टर्म को अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ ये मौजूद है, इसमें डिनोमिनेटर में 1/2 मौजूद नहीं है। तो अगर हम ए एन के साथ 1/2 डिनोमिनेटर में बनाना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, कैंसिल आउट होके ए एन बच जाएगा, सही है। सो अब इसमें से अगर आप एन माइनस 1/2 मतलब आप ये टर्म निकाल लें इस पूरी की पूरी टर्म में से, तो ये बच जाएगी। सो यही काम यहाँ हुआ है, इसमें से जब ये टर्म माइनस की तो ए की पावर में 1/2 बच जाएगा, माइनस माइनस ये कॉमन ले ली है, ये यहाँ पे है और ये बी वाली टर्म यहाँ पे बच गई। बिल्कुल इसी तरह से बी की पावर में n माइनस 1/2 इस टर्म में से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगी, इधर से कॉमन लेंगे तो बी की पावर 1/2 बचेगा। ये दोनों सेम हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी बची ये दोनों टर्म्स, दोनों को लिख लेंगे, इसे इस तरफ डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो यही बनती है दोबारा से,
ठीक है, अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं जब इस तरह से हो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर। तो सिंपली ये किया है ए ओवर बी की पावर में n माइनस वन ओवर टू लिख दिया है इक्वल्स टू, अब ये वन ऑब्वियसली जब हम x की पावर में ज़ीरो, किसी भी नंबर की पावर में, किसी वेरिएबल की पावर में ज़ीरो लिखते हैं तो वो वन के इक्वल आता है। तो इस तरह भी यही कर दिया है कि a ओवर b की पावर में ज़ीरो लिख दिया है। दिस इज़ इक्वल्स टू वन, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, n माइनस वन ओवर टू ज़ीरो के इक्वल है, n के लिए सॉल्व कर लेंगे, सो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन 7 पार्ट बी है जिसमें हमने शो करना है कि ये इक्वेशन होल्ड करती है जबकि एक्सपेंशन हमारे पास गिवन है। वन ऐड कर लेंगे हम दोनों तरफ, तो देखिए ये काफ़ी हद तक इससे मैच कर रही है एक्सपेंशन। सो हम इसका जनरल फार्मूला लिख लेंगे जो कि हम लिखते होते हैं व्हेन n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर एंड दिस इज़ ए बिनोमियल एक्सपेंशन। कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करने से देखिए यहाँ से एन एक्स हमारे पास टू ओवर फाइव आ रहा है, इक्वेशन वन का नाम दें, उसको सॉल्व कर लें तो आपके पास एक्स की एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड टर्म कंपेयर करेंगे तो उधर हमारे पास इस तरह से कोई इक्वेशन एक बन जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। उसमें हम सिंपली एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू ओवर फाइव एन, स्क्वायर्स को ओपन कर लेंगे, फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन गई है, मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन एंड अल्टीमेटली वी विल गेट एन इक्वल्स टू माइनस वन ओवर टू। इस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास n भी मौजूद है, x भी मौजूद है, तो जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे थे उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आ जाता है स्क्वायर रूट फाइव के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि वन प्लस वाई हमारे पास स्क्वायर रूट फाइव के इक्वल है, क्योंकि हमने उसी के साथ कंपेरिजन करके ये वैल्यूज़ फाइंड की है ना। सो इस वजह से हम डायरेक्टली अब इसकी जगह पे वन प्लस वाई लिख लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का, स्क्वायर ओपन करेंगे, फाइव के इक्वल है, फाइव इस तरफ लाएं, सिंप्लीफाई करें, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी। एंड पे लिख दें आप हेंस प्रूव्ड बिकॉज दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन ए पार्ट ए है जिसमें हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। दिस इज़ वेरी इजी, अगेन गिवन इक्वेशन लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट होंगे बिकॉज दिस इज़ ए प्रूफ, हमने एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे, सिंपली हम इस टर्म में माइनस कर देंगे और उसके स्क्वायर रूट के साथ ही ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी इन स्क्वायर रूट। आप चाहे तो इस तरह से एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, ये पहले से मौजूद फ्रैक्शन और ये दूसरी रैशनलाइजेशन वाली फ्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो ऐसे ही ठीक, क्योंकि हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक हो गया, अब सिंपली न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज ऑब्वियसली नथिंग, इसको हम एक्सपेंड नहीं करने वाले हैं, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा देखें, और ये वाला स्क्वायर भी ऑब्वियसली दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, वन ओवर कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा, दिस इज सेकेंड थीटा, दिस इज माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड अल्टीमेटली यू गोना राइट द हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी है जिसमें हमें गिवन है कि अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, शो करना है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, सबसे पहले हम यही एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि अगर अल्फ़ा बीटा एंड गैमा एंगल्स हैं ट्राइंगल के, सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं विच इज़ गिवन, एंड अगेन हम अल्फ़ा और बीटा को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं और 180 माइनस गैमा हो जाएगा। ठीक है, गैमा इस तरफ आ जाएगा, अब टेन अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों तरफ सिंपली आप इस टेन अप्लाई कर दें, तो इस तरफ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर टेन 180 माइनस गैमा का बन जाएगा। इसके लिए राइट हैंड साइड के लिए हम ये जो है फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, सो माइनस टेन गैमा आ जाएगा, इस तरफ हम फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद सिंपली आप इसे इस तरफ ले जाए मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी, टेन गैमा को वन के साथ भी और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफिकेशन करें, फिर टेन अल्फ़ा बीटा एंड गैमा ये जो है इस तरफ ले आएँ और बाकी दूसरी साइड पे सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। अब पूरी इक्वेशन को मतलब दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे टेन अल्फ़ा टेन बीटा एंड टेन गैमा से। ठीक है, हर टर्म डिवाइड होगी, ये वाली भी ये वाली भी और ये वाली भी, सारी टर्म्स डिवाइड होंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन ओवर टेन बीटा कॉट बीटा, वन ओवर टेन गैमा कॉट गैमा, इसी तरह से हर टर्म में हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर वन हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमने शो करना था। क्वेश्चन 9 पार्ट बी है जिसमें लॉ ऑफ टेंजेंट्स इस्तेमाल करना है सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल ABC को, जिसमें दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। सॉल्व करने से मुराद ये है कि बाकी की एक साइड और दो एंगल्स को फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा और C को फाइंड करना है।
सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें। अब हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जब तीनों एंगल्स का सम लिया जाता है तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरफ रख लेते हैं, गामा की वैल्यू मौजूद है उसे इस तरफ ले आएँ, सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, अब इसको जब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखना है, 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री एंड 29 डिग्री, तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट्स इस्तेमाल करना है। हमारे पास साइड ए और बी मौजूद हैं, सो हम अल्फ़ा और बीटा के लिए लॉ ऑफ टेंजेंट इस्तेमाल कर लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब tan इनवर्स ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा -20 डिग्री 48 मिनट्स के। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ताकि ए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 अल्फ़ा आ जाएगा। आंसर हमारे पास आता है 21 मिनट्स 30 सेकेंड्स। लेकिन आप सेकेंड्स को इस तरह से ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर को। ठीक है, सो इसको हमने राउंड ऑफ करके इस तरह से कुछ लिख लिया है। इधर से बेसिकली हमने इसको 1 मिनट दे दिया। इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा आ गया है, अल्फ़ा को इस इक्वेशन में इस्तेमाल कर लें, इसमें इस्तेमाल कर लें या फिर इक्वेशन 1 में इस्तेमाल कर लें, आंसर बीटा का सेम ही आएगा। इसके बाद लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल कर लेंगे, हमने सी फाइंड करना है। सी वाली टर्म ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसके अलावा ए वाली टर्म इस्तेमाल कर लें, बी वाली टर्म इस्तेमाल करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सी वाली ज़रूर इस्तेमाल करना है बिकॉज वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेशन करें, सी भी आ जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाएंगे, विच आर अल्फ़ा बीटा एंड सी। क्वेश्चन 9 पार्ट बी है जिसमें हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे, अल्टीमेटली आंसर राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा, तो इट मीन्स दैट कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। सो गिवन इक्वेशन लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स लिख लें। दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3। तो इसका मतलब है कि हम इसको 1 टाइम और 1 टाइम करके लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास पेज 399 पे एक फॉर्मूला है विच इज़ tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स और ब्रैकेट लगा लेंगे 1 प्लस बी और 1 माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ए हमारे पास है 1/3, बी 1/3 है। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हैं, परफॉर्म करें और अल्टीमेटली हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म साथ साथ चलती रहेगी। अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए इस बार ये है, बी 1/7 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, tan इनवर्स 1 के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू π/4 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये था जी हमारा आज का सोल्यूशन, जिसमें हमने पास पेपर 2023 पार्ट ए गुजरांवाला बोर्ड फर्स्ट ईयर बहुत डिटेल में सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा सारी की सारी एक्सरसाइज और कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर्स भी मेंशन हैं कि अगर आपने इनको और तरीके से सॉल्व किया हुआ है तो आपके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे इनको फाइंड आउट करने में। अगर आप मज़ीद मैथमेटिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, मज़ीद पास्ट पेपर्स के बारे में आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम्स में वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।